नमस्ते दोस्तों, मेरे इस पॉडकास्ट चैनल नुनेती मचान में आपका स्वागत है। मैं हूं ध्यानेश और हम आज बात करेंगे आरपीए के ऊपर। आरपीए होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो हमारे आज के जो गेस्ट है वो रोहित भाई हैं मेरे, जो मेरे एक्स कलीग भी रह चुके हैं। तो उन्होंने उनके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है आरपीए का। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आरपीए डेवलपर बनते कैसे हैं, आरपीए पे काम कैसे होता है, और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या एज ए फ्रेशर हो, आपके लिए आरपीए एज ए करियर चूज करना कितना सही है और कैसे चूज कर सकते हो, उसका रोड मैप क्या है। आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा आरपीए सीखने के लिए, स्पेशली ऑटोमेशन एनीवेयर, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज ऑटोमेशन एनीवेयर पे है। तो चलिए हम देखते हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो रोहित भाई। हेलो। वेलकम थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट शो पे। आपका भी। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली ये हमारा पहला पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ आपके साथ। वो जी। ये फॉर्चुनेटली आपके साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती है। तो हम चाहते हैं कि मतलब लोग भी सीखें इन चीज़ों से, मतलब। और पॉडकास्ट क्रिएट करने का मेन मेरा पर्पस है कि मैं अलग अलग लोगों से मिलूं और उनकी जो स्ट्रगल या सक्सेस स्टोरी है, उनके बीच जो वो स्ट्रगल करते हैं, तो उनसे जो लर्निंग्स है, आप देख लो। हम जो सीखते हैं किसी के लर्निंग से, चाहे कोई भी बिजनेसमैन है या कोई विराट कोहली है, धोनी है, उनसे हम सीखते हैं, राइट, कि इसने ये किया, इसमें ये अच्छी क्वालिटी है, हम करेंगे तो हो सकता है हम 100% उनकी ना तो हाँ, अडेप्ट कर पाए। मतलब अलग-अलग फ़ील्ड की एक्सपर्टीज़ जो लेके आते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स होता है, जो लर्निंग होती है, जिसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे हमें भी सीखने का मौका मिल सकता है और जो हम अपने स्तर पर उन चीज़ों को निकाल सकते हैं, शायद वो दूसरे को जो है हमारे साथ वाले या जो उनको हेल्प हो सकता हाँ, है। एग्री। तो वही चीज़ हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। और हमारी पॉडकास्ट के थ्रू अगर कोई भी बंदा एक भी बात, मतलब अगर हम आधे घंटे की 1 घंटे की बातें करते हैं और उसमें से, चाहे मुझे लगता है कि एक बात करने में 3 4 5 सेकंड लगता है, वो भी उसके दिमाग में क्लिक हो गई, राइट। मतलब एक भी बंदा अगर उस चीज़ से बेनिफिट होता है, तो दैट्स तो द मेन वो गोल, अल्टीमेट हाँ, सक्सेस। और वही चीज़ मेरा पर्पस है राइट। इस पॉडकास्ट को लेके। तो अच्छा लगा, आपके साथ शुरू कर रहा हूँ मैं पॉडकास्ट। और आप पटना से हो, राइट? हुँ। पटना से अभी बेंगलुरु में रह रहे हो, बेंगलोर में लगभग 10 साल से रह रहे हो, हाँ, राइट? 10 साल से ज़्यादा हो तो गया। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आप बेंगलोर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, है ना? अब काफ़ी हद तक हुँ, अभी बहुत सारी चीज़ें जानना मतलब बाकी है, बट हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि यू आर ए बैंगलोर बॉय। या आई कैन से आई एम अ बैंगलोरियन। बैंगलोर, यस। हाँ। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं तो कैसे होते हैं बैंगलोरियन, क्योंकि देखो, हमारी पॉडकास्ट तो सब देखेंगे, तो उनको पता चले कि क्या है, नहीं है। बैंगलोर के बारे में जितनी भी कही जाए कम, तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है कि बेसिकली जो लोग बातें करते हैं कि व्हाई टू गो टू बैंगलोर, तो लोग कहते हैं वेदर। वेदर के अलावा हम कह सकते हैं कि एशिया लेवल पे इट इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एशिया एंड वी, और हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं लाइक अराउंड 10 to 15% ऑफ द जीडीपी एंड अराउंड समवेयर कह सकते हैं कि तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक का रेवेन्यू बैंगलोर जनरेट करता है और कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में काइंड ऑफ। तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा द हाईएस्ट इनोवेशन हब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ को मिलती है, और 100%। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ आईटी। हर तरह की यहाँ पे आपको इनोवेशंस मिलेंगे, लाइक आप चले जाओ, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आईटी हो, बिज़नेसेस देख लो ना, हाँ, पब अब बिजनेस बहुत पर्पसेस। ज़्यादा फ़ेमस है लोग। और राइट। एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जो बैंगलोर के बारे में मुझे सबसे अच्छी लगती है, डाइवर्सिटी ऑफ बैंगलोर। वो मतलब कह सकते हो हमारा हार्ट बीट है। वही मैं बोल रहा हाँ। हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि वेदर तो सबको पसंद आती है, हाँ, डाइवर्सिटी मुझे इतनी पसंद आई क्वालिटी। कि हमारे यहाँ सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, वी हैव द क्वालिटी। दैट एग्ज़ैक्टली। इज द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इस लेवल पे है कि आपको यहाँ पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग मिलेंगे। कश्मीर से लेकर के हम कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट, यानी कि अंडमान निकोबार तक के लोग मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। आप कह सकते हो हाँ, कि हर एक जगह के हर एक स्टेट के बिल्कुल। लोग रहते हैं, बिल्कुल, और कंफर्टेबली रहते हैं। बहुत अच्छे से रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से। जिससे कि यहाँ पे जो क्राउड है, जो पब वगैरह में हम्म। काफ़ी काफ़ी डिसेंट क्राउड डिसेंट। है, तो वो अच्छी चीज़ लगती है बिल्कुल। आपको। और यहाँ की नाइट लाइफ भी मेरे को सही लगती है। हाँ, आप पसंद करता हूँ। रामेश्वरम कैफ़े याद है? हम गए हाँ। थे, हाँ।
3 बजे रात को गए थे और भीड़ थी, कितनी हाँ, ज़्यादा भीड़ बिल्कुल, थी। बिल्कुल। वो एक हमारा एक सेंट्रलाइज़ ये है, आप चले जाओ और कुल ऐसी मिला ये नहीं है कि सिर्फ रामेश्वरम नहीं, का पे, ऐसी हर हज़ार जगह पॉइंट है, हर हज़ार जगह पॉइंट है। बहुत सारी जगह है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जो आई कि एग्री। इस तरह की है। हाँ, तो रोहित भाई ये तो होगी बैंगलोर की बात। बिल्कुल। अब मैं पूछता हूँ, आपने करियर के बारे में, आपके करियर के बारे में आपसे, तो आपने करियर कहाँ से पटना से शुरू करा होगा, पटना में ही रहते थे तो नहीं, आप। मैंने अपने करियर की शुरुआत बैंगलोर से ही की है बेसिकली। 10 साल में मैंने 3 साल बैंगलोर में पढ़ाई करने के लिए दी है। उसके बारे में भी बैंगलोर, व्हाई टू चूज़ द बैंगलोर? देयर वाज़ मल्टीपल ऑप्शंस। आई गॉट अ गुड रैंक इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कोच्चि एज़ वेल। लेकिन क्या था कि एक पूछने के बाद, काफ़ी सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मुझे कहा गया कि अगर आईटी में जाना है, द बेस्ट प्लेस यू कैन चूज़ इज़ द बैंगलोर। बैंगलोर के बारे में आपको मैं छोटा-सा इतना बता दूँ कि कहने को लोग कह देते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आईटी या इंजीनियरिंग ग्रो करता है, बिकॉज़ आई गेस अराउंड 5 lakhs प्लस people as a student, as a technocrats or a different things come here to study every year. तो ये एक क्वालिटी है जिसकी वजह से यहाँ पे आते हैं। तो मैं उनमें से एक मैं भी हूँ, जो 2014 में आया और आकर के काइंड ऑफ रच बस गया हूँ। मैंने मास्टर्स यहाँ से की, मैंने अपने करियर की शुरुआत भी यहीं से की। मास्टर आपने क्या करा है? मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की है। एमसीए किया है? एमसीए किया है जी। ओके, कौन से कॉलेज से? एमवीजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आपके वाइटफील्ड चनासंद्रा के पास पड़ती है, उससे मैंने की है। फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेट में कैसे हाँ, आए? उसके बाद तो वहीं से कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जेके ग्रुप, विच इज़ अ फेमस, उसके उस जेके ग्रुप। जेके ग्रुप का एक पार्ट है जेके टेक्नोसॉफ्ट, जो आईटी से रिलेटेड होता है। देयर आर डिफरेंट वैराइटीज इन दैट, तो वी कैन नॉट गो इन द डिटेल ऑफ जेके ग्रुप। तो उसका एक पार्ट है, नोएडा इसका हेडक्वार्टर था, उससे मैंने स्टार्ट की जेके टेक्नोसॉफ्ट से। तो आप बेंगलोर में रह के फिर नोएडा चले गए थे? नहीं, हाँ? मेरा प्लेसमेंट यहीं हुआ, मेरा बेस लोकेशन यहीं रहा। किस मेरी ईयर में आपने जॉब करना शुरू किया था? मैंने 2017 में जॉब स्टार्ट की थी। ओके। ड्यूरिंग मेरा इंटर्नशिप के दौरान ही मेरा कैंपस हायरिंग हो गया और मैंने इंटर्नशिप किया, जो हमारा एक पार्ट होता है एज अ एमसीए 6 मंथ्स का मास्टर्स करने के दौरान। तो वो इंटर्नशिप ही मुझे जेके टेक्नोसॉफ्ट में मिली। उस दौरान मुझे टेक्नोलॉजी के तौर पर क्यूएडी प्रोग्रेस 4GL, इट्स अ काइंड ऑफ एसएपी रिलेटेड काइंड ऑफ थिंग्स, तो उससे मेरी शुरुआत हुई थी। ओके, और उसके बाद कौन कौन सी कंपनी में काम किया आपने? तो उसके बाद जेके टेक्नोसॉफ्ट के साथ फिर मैं फर्दर मूव किया। जेके टेक्नोसॉफ्ट में मैं तकरीबन 2 सवा 2 साल रहा। उसके एक मिनट, आपको रोकना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जेके टेक्नोसॉफ्ट था राइट, जी, उसमें आप किस टेक्नोलॉजी पे हायर हुए थे और किस पे काम कर रहे थे? टेक्नोलॉजी वाइज एज अ फ्रेशर हम हायर हुए थे। एज अ फ्रेशर हमें ट्रेन जो की गई थी, वो मल्टी वैरायटी थी, जिसको मैंने बताया क्यूएडी थी, जिसमें क्यूएडी क्या होता है भाई? क्यूएडी जो है एक एसएपी रिलेटेड एप्लीकेशन है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। एक एसएपी रिलेटेड जैसे एप्लीकेशन। कि अगर आपको मैं ये पूछूं कि 12th का बंदा है कोई, हाँ, या कॉलेज में कोई फ्रेशर है, एग्जैक्टली। तो वो एसएपी सॉफ्टवेयर आपने बोला, हाँ, तो एसएपी सॉफ्टवेयर आप उसको कैसे सुनाओगे, क्या होता है? तो एसएपी जो होती है बेसिकली एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टफ में यूज़ की जाती है या बिजनेस इंटीग्रेशन रिलेटेड स्टफ में यूज़ की जाती है। बेसिकली उसमें आप कह सकते हो सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, कस्टमर डेटा, तो वैराइटीज ऑफ थिंग्स होती है, वैरायटी ऑफ डोमेन्स, लाइक जो आप कहते हो कि एचआर, फिनांस, मार्केटिंग, हर चीज़ का डेटा जो आप ये करते हो, उसमें एक पर्टिकुलर एमडीएम चीज़ें होती है, मास्टर डेटा, उसका एक सेटअप होता है। उसी तरह से क्यूएडी होती है, जिसमें आप कंप्लीट बिजनेस सेटअप को लेके जाते हो इंटरप्राइज लेवल पे, एक ठीक है, प्रॉपरली वो चीज़ होती है। तो आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके इस पे काम तो करते थे? क्यूएडी बेसिकली खुद की एक टेक्नोलॉजी है। क्यूएडी। क्यूएडी इज अ टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत एक डेटाबेस यूज होता है। जैसे हम एसएपी के लिए अबैप का यूज करते हैं, उसी तरह से क्यूएडी इज अ टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत हम डेटाबेस यूज करते हैं प्रोग्रेस 4GL। प्रोग्रेस 4GL जो होता है वो बैकएंड होता है, फ्रंट एंड के तौर पे हम क्यूएडी को यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए बेसिकली हम जाते हैं लिनक्स और यूनिक्स काइंड ऑफ एप्लीकेशंस पे, और उसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट जनरेट आउट करते हैं, जिसमें डॉट नेट और जावा का इंटीग्रेशन भी साथ में होता है। ओके, उसके बाद कौन सी कंपनी में मूव किया? तो वहाँ पे रहने, वो मेरी इंटर्नशिप टेन्योर थी, मैं वहीं पे मूव आउट कर गया एज अ परमानेंट। मैंने अपने कॉर्पोरेट का स्टार्ट आरपीए से किया, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या होता है अगर आपको समझाना हो तो? अगर एक छोटे से चीज में समझाऊं तो कहा जाएगा कि रिपीटेटिव वर्क्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्यूएडी पे है, या फिर आप एसएपी की बात कर रहे हो,
या फिर आप डे टू डे एक्टिविटी में क्या होता है कि एक जनरल तौर पे देखा जाए तो आप एक एक्सेल रिपोर्ट्स की बात करते हो, तो उसमें हम मल्टी लेवल ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन विच वाज अर्लियर डन बाय द वीबीए और मैक्रोज जिसको हम कहते हैं, ऑटोमेट करने के लिए। जैसे मुझे किसी चीज की रिपोर्ट तैयार करनी है, सपोज मंथली डेटा है मेरा, मंथली इंप्लॉय लेवल का डेटा आप बना रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता था, डेटाबेसेस के पहले एक एक्सेल इज यूज्ड एज अ डेटाबेस, तो सेम वे एक्सेल में आप डेटा फीड आउट करते हो और उसको एक प्रॉपर चैनलाइज में रिपीटेटिव टास्क है, उसको आपको वन बाय वन डेटा एंट्री करनी है, या फिर रिपीटेटिव एक रूल बेस्ड है, एक पर्टिकुलर रूल और एक चैनल आपने बना रखा है, एक रूल बना रखी है, और उसके अंतर्गत आपको आपको पता है कि ओके मुझे इस एप्लीकेशन में इस तरह से डेटा फीड करानी है या इसको ऐसे ऐसे करके वैलिडेट करनी है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड रूल्स है। तो उन चीजों को मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करके उसके बाद हम एक आउटकम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आरपीए। एक छोटे शब्दों में कहूँ तो आरपीए एक इज अ टेक्नोलॉजी जिसका काम है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। ठीक है, इसमें टूल्स कौन से यूज होते हैं? इसमें देखिए जब आरपीए एग्जिस्ट की तो इसमें वैरायटी ऑफ टूल्स होती है, लाइक ब्लू प्रिज्म, यूआई पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर, पावर ऑटोमेट्स, बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं। तो उसमें से मेरी जो एक्सपर्टीज थी वो बेसिकली ऑटोमेशन एनीवेयर पे थी, मैंने अपने ठीक करियर है। की स्टार्ट ऑटोमेशन एनीवेयर से की। हाँ, आपको पता होगा मैंने करियर के बीच में थोड़ा-सा मैंने आरपीए हाँ पे काम किया हाँ हुआ है, बिल्कुल यूआई पाथ पे मैंने काम बिल्कुल किया हाँ हुआ है। जो कि मतलब इसका कॉम्पिटिटर है ये बिल्कुल हाँ, ऑटोमेशन ऑटोमेशन है। एनीवेयर मार्केट के जो लीडिंग फ्रंट्स हैं वो अभी के टाइम में वो यूआई पाथ और और ऑटोमेशन ऑटोमेशन एनीवेयर एनीवेयर भी पे। हैं। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पावर ऑटोमेट जो है, जिसका पावर वीआई फॉर्मेट है, उसका वो हाँ, भी आ रही है एग्जिस्टिंग्स में। ब्लू प्रिज्म इज आल्सो देयर, बट दीज आर द टू विच इज लीडिंग द मार्केट। ब्लू प्रिज्म नीचे चला गया अब मार्केट में। हाँ मतलब वही है, सबका एक अपना अपना सेक्टराइजेशन है, बट ये दोनों मार्केट को लीड कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, एज़ ए फ्रेशर क्या आरपीए एज़ ए टेक्नोलॉजी चूज़ करना चाहिए किसी को, और इसमें क्या फ्यूचर है? देखिए आरपीए एज अ टेक्नोलॉजी, यस, मैं पिछले 7 साल प्लस हो गए मैं इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, और द वेराइटीज आर मोर, मतलब एंडलेस वेराइटीज आर देयर, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग्स, हम ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब जो कंपनी है वो इंटीग्रेट इंटीग्रेट हो कर, रही है, करती हाँ। चली जा रही है। तो यस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक छोटी सी चीज़ में, नो कोड लो कोड आपने सुना होगा, तो हाँ, नो कोड लो कोड इज व्हाट, ये दिस इज, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। हाँ मैंने यूज़ किया है आरपीए, हाँ, तो तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल नो कोड लो हाँ, कोड। बट नो कोड लो कोड इज देयर, बट आपकी फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग को ये ग्रो आउट कराता है। सपोज बीइंग, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने के पीछे जो भी लोग थे उनका टारगेट ये था, उनकी टारगेट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं थी, नॉन टेक्नोलॉजिकल और फंक्शनल बैकग्राउंड वाले लोग भी थे, ताकि वो अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को आसान बना सके, ताकि इसमें कोई भी बंदा आए वो ड्रैग करे, ड्रॉप करे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशंस को सेट करे, जिसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट आउट करे। ये चीज है आरपीएम। अच्छा, तो सही है, लेकिन मैं पता है इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एज़ ए फ्रेशर मैं ये चाहूँगा, कोई भी बंदा हो, वो करियर की शुरू कर रहा है ना, अगर वो एज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर शुरू कर रहा है, राइट? तो उसे कोडिंग ज़रूर सीखनी चाहिए और ज़रूर काम करनी चाहिए, क्योंकि आरपीए क्या है ना, आपको नो कोड वाली जो आपने बोला, नो कोड लो कोड, तो उसमें आपको ज़्यादा कोडिंग करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली नहीं, चीज़ वो होती है। चीज़ उसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने यूआई पाथ पे काम किया, या फिर हमने, मुझे भी थोड़ी बहुत आइडिया है, या फिर ऑटोमेशन की बात कर ली, हम इसमें उन चीज़ों को भी लेकर चलते हैं, हमारे पास इफ कंडीशंस होते हैं। हाँ, हाँ, होते हैं। हम फंक तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें जैसे डे बाय डे विद द इवॉल्विंग थिंग्स, इसमें ऑप्शंस है कि अगर आपकी कोर कोडिंग में आपकी इंटरेस्ट है तो आप खुद के पैकेजेस बना लो। आपकी जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे हम डॉट नेट ले लें, तो हुँ, डॉट नेट में हम डीएलएल को कंपाइल करके उसके बाद यूज कर सकते हैं। हुँ। आप अपनी फंक्शनैलिटी वाइज डीएलएल बना लो और डीएलएल को डायरेक्ट कॉल कर लो, हो जाएगी। उसी तरीके से अभी ऑटोमेशन पहले स्टार्ट हुआ था डॉट नेट टेक्नोलॉजी पे, अभी इसको शिफ्ट कर दिया गया जावा पे। इसमें कंप्लीट जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज होता है। अच्छा, हाँ, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हम कैसे यूज करते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सारी चीजें यूज होती है। कैसे, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट का कंसेप्ट है, जो कि इनकैप्सुलेशंस के अंतर्गत आ जाती है। प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया। तो प्राइवेट में हम अपनी कोड को डेवलप करते हैं, तो जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस टिल इट इज इन माय प्राइवेट। पब्लिक जब हम इसको करेंगे तभी जाके होगा, तो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग।
सेम वे लूपिंग्स कंडीशंस भी हैं इसमें, या फिर इंटीग्रेशंस में, जैसे मैंने बताया आपको कि अदर टेक्नोलॉजीज, इसमें पाइथन आप लगा सकते हो, इसमें आप डीएलएल यूज कर सकते हो, डीएलएल लगा लो, डॉट नेट यूज कर लो, यूआई पाथ में आप चले जाओ, तो यूआई पाथ के पास होल एंड सोल एक VBA या फिर डॉट नेट यूज करने की, अगर आप इफ यू आर गुड इन दैट, देयर इज ऑप्शंस वेयर यू कैन गो एंड राइट डाउन द योर कोडिंग्स एज वेल। सेम वे यहाँ पे भी है, जावा में आप अपनी खुद की पैकेजेस बना लो, उसको साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो यू आर कमिंग विद दैट। अच्छा, तो एज ए फ्रेशर भी अगर घुस रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोडिंग की थोड़ी सी बैकग्राउंड रहे तो ज़्यादा बेटर हाँ है। मतलब वो इसको एक चार चांद लगा देती है। अगर मैं ये कहूँ कि नो कोड लो कोड का कंसेप्ट है, यस उनके लिए है जिनको फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग है। अगर एज अ फ्रेशर आप आ रहे हो, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो दैट इज मोर वेल हाँ, एंड क्योंकि गुड। क्योंकि आप जो चीज़ नो कोड लो क्या नो कोड लो कोड लो कोड वहाँ पे जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि पहले कोडिंग होती क्यों थी। एग्जैक्टली, हाँ ये चीज तो एग्री ये करता हूँ। फिर आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो राइट? बीइंग लाइक काइंड ऑफ कमिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, यस टेक्नोलॉजिकल पर्संस के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। है। और एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से आने वाले जिनको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए इट्स अ तो डिफिकल्ट। ये आपने चूज किया था आरपीए टेक्नोलॉजी, या कि आपके झोली में पड़ा और आपने इस पे सीखा? ये मतलब मैं जैसा बताया कि मैं क्यूएडी में ट्रेंड हुआ, तो आई वाज वेरी, इट वाज अ काइंड ऑफ सेम कोर, काइंड ऑफ कोर लेवल, काइंड ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग वाज देयर। उसमें से निकल के मुझे कहा गया आरपीए, जब ये इवॉल्व हो रही थी 2017 में, ओके। इट वाज एट इट्स इवॉल्विंग स्टेज हाँ। इन अ वेरी बेटर वे, न्यू थिंग। और आपको उस समय सीन ऐसी थी कि बहुत कम डेटा मिलता था। क्या आज के टाइम में आपको एक्यूरेसी कम थी। नहीं, एक्यूरेसी कम नहीं थी, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम कम थी, थी, बहुत ज़्यादा कम थी बहुत कि कम थी। हाँ, लोगों को पता नहीं होता था मैं क्या होता आरपीए के बारे में बताऊंगा 2022 में सुना। है। ओके, और मुझे ऐसा लगा आरपीए रोबोटिक प्रोसेस यस, ऑटोमेशन, पता हाँ। नहीं क्या रोबोट तो रोबोट वो हाँ, तो करके। एक्चुअली क्या हुआ था कि कॉलेज के दौरान मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, मतलब आई वाज टू बी अ पार्ट ऑफ इनोवेशन प्रोजेक्ट व्हिच वाज रिलेटेड टू रोबोटिक्स। कमिंग फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जावा, डॉट नेट या फिर कोई टेक्नोलॉजी को लेके मैं होऊंगा, तो उसमें मैं एक पार्ट बनने वाला था। हमारे सीएस डिपार्टमेंट का एक ये था जिसमें मुझे एक पार्ट बनाया जा रहा था, मैं उसका पार्ट था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट वे कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो Okay. इट्स अ रोबोट, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ रोबोट हाँ विच विल बी ऑटोमेटिंग समथिंग। हाँ, लेकिन जो पता क्या, जो इसको नहीं जानते हैं उनको ये लगता है कि ये फिजिकल रोबोट होगा। हाँ फिजिकल रोबोट नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब डिजिटल रोबोट कह सकते हैं। एक आप कह सकते हो कि डॉट नेट या जावा जैसी एक प्लेटफॉर्म है, तो इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कोड एंड डेवलप द थिंग्स, आवर बॉट्स, हाँ our बॉट। not basically we can say a bot, our digital assistant हाँ is वो the कि right fit हाँ, word for it. जैसे कि एक्सेल से डेटा उठा के डेटाबेस में डालना है, एक्सेल से डेटा Our ईमेल, digital हाँ assistant. हाँ, Yes, ईमेल से डेटा उठा के डेटाबेस में डालना, exactly. ये रिपीटेड काम है। बिल्कुल। तो इसके लिए इंसान की पहले जरूरत पड़ती थी, अब हाँ, इंसान की जरूरत ही नहीं है कि ये बोट बना लो, एक ये सीधा बिल्कुल बिल्कुल। लेटेस्ट डेटा लेगा, उसको चेक करके हाँ, वैलिडेट करके जो डेटाबेस में आप डाल डेटा देगा। दे रहे हो उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली दे रहे हो। कुछ केसेस में मतलब दो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, एक्यूरेसी आपकी हाई होती है। बीइंग अ ह्यूमन, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल जो आप एक्सेल का ले रहे हो, ये वहीं तक लिमिटेड नहीं है, देयर आर वाइडर स्कोप। हम एक छोटे से लेवल पे चल रहे हैं, अगर एक्सेल से डेटा आपको फीड करनी है 10, 20, 25 तक आपकी स्पीड सेम लेवल से चलेगी, 50 तक आप सेम लेवल से जा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी टाइपिंग स्पीड्स या फिर फीडिंग स्पीड्स घटती है, प्लस आपकी एक्यूरेसी घट सकती है। घट सकती है, मे सही बी बात आपको है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो उसमें कुछ और हो सकता है, कुछ हो बट सकता है। यहाँ पे क्या है, जो डेटा आपने दिया है हमारे असिस्टेंट को, वो एग्जैक्टली आपने रूल डिफाइन किए हैं और उस रूल के हिसाब से वो एग्जैक्ट उठाएगा, तो स्पीड विल बी द सेम ऑलवेज थ्रू आउट विदाउट स्टॉपिंग। आप 8 घंटे काम करोगे, ये 24/7 काम करेगा। उसके अलावा एक्यूरेसी लेवल हाई होगी, सो इफ एक्यूरेसी इज हाई, परफॉर्मेंस लेवल इज हाई, सो द रिटर्न विल बी आल्सो हाई इन टर्म्स ऑफ एफटीज। बिल्कुल सही बात कहा आपने, और सही चीज़ है। तो अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, फ्यूचर क्या है इसका? मतलब मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटे छोटे टास्क के लिए बने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट,
और फ्यूचर क्या है इसका? मेरे को मतलब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ज़्यादा काम किया नहीं है इस पे, बहुत जैसा थोड़ा सा। हमने बताया इस स्टार्टिंग में भी कि लाइक विथ द टाइम इट इज इवॉल्विंग। यस, रूल बेस्ड है, आज भी है, और लेकिन उस रूल बेस्ड को बियॉन्ड द रूल बेस्ड भी बनाई जाती है सही बात है। फेजेस में। जैसे हमारी जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटीज है, तो कोपायलट नाम से एक हमारी चीज़ जो है वो ऑटोमेशन एनीवेयर ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंतर्गत यू जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन, इट विल क्रिएट द कंप्लीट सेट ऑफ लॉजिक फॉर यू, और अच्छा। जहाँ पे जाकर के आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो उसी तरह से हमारा जेन एआई भी इसमें लगा हुआ है। उसके बाद बहुत पहले से ही इसमें एल्गोरिथमिक चीज़ें यूज़ कर रहे थे, जिस मशीन लर्निंग टाइप ऑफ थिंग्स, जो डेटा कैलकुलेशन, पीडीएफ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड बना करके अकॉर्डिंग टू हम रूल बेस्ड डिफाइन करने के लिए, तो वो यूज़ हो रही थी। उसको और मॉडिफाई की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, पाइथन इंटीग्रेशन है, आप उसके अलावा आप डॉट नेट, जैसा मैंने बताया, डीएलएल बना डेटाबेस हो ही रहा है। डीएलएल कर सकते हो, डेटाबेस की फीडिंग कर सकते हो। फिर आप इसमें चाहो तो पैकेजेस जावा के खुद से बना करके उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो देयर वाइड स्कोप्स। यस। और कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको टोटल? 7+ आरपी में? ईयर्स आरपीए तो फिर तो आप मास्टर आदमी हो, हैं। कह सकते हैं, ठीक है। बढ़िया यार, अच्छी बात है। तो एससीएल में अभी आप करंटली वर्किंग जी, हो? एससीएल में कितना टाइम हो गया आपको? 3 साल से अधिक हो गया तकरीबन। अच्छा, और आपने ऐसे एमएनसीज में 3-4 एमएनसीज में तो काम किए हैं आपने, हाँ। तो काम का क्या कैसा रहा है अभी तक? काम देखिए, सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है। मैं बताऊं तो, जैसे नॉर्मली अगर आप एक मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेक्नोलॉजी खराब होती है, अच्छी होती है, सभी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। अगर आप एक कोर कोडिंग की बात करें, तो बीइंग अ कोडर और बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हमें समझाया क्या जाता है टेक्निकल थिंग्स। आप जाते हो, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपको दी जाती है, आप फटाफट फिट आउट कर देते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्निकल नहीं, फंक्शनल भी बनना पड़ता है। मीन्स अगर आप 10 साल 12 साल इस फील्ड में हो, तो यू आर नॉट ओनली बिकमिंग अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस टू एकोमोडेट द करेंट सिचुएशन ऑटोमेशन, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर आप प्रोसेस को ऑटोमेट करने जा रहे हो, आप एक असिस्टेंट बना रहे हो अपने लिए या फिर किसी के लिए, तो आप असिस्टेंट कब जनरेट कर पाओगे? आप असिस्टेंट तभी जनरेट कर पाओगे जब आप प्रोसेस को समझोगे। प्रोसेस समझने का मतलब है आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगी। बिजनेस तो मतलब आप टेक्निकल भी बन रहे हो, फंक्शनल भी बन रहे हो। तो बेस्ट वी कैन से इज की आरपीए एक्सपर्ट who holds 10+ years experience or even more or around that can be called a better techno functional guy. सही बात। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप डेवलपर हो, मैंने बहुत सारे डोमेन में काम करा है। जैसे कि मैं मेरा जो करियर शुरू हुआ है डॉट नेट, एज ए डॉट नेट डेवलपर शुरू हुआ है, और डेटाबेस डेवलपर पे एज ए काम किया हूँ मैं, स्नोफ्लैक पे काम किया हूँ, टेबलू पे काम किया हूँ मैं, कोलिब्रा होती है, डेटा गवर्नेंस होती है, तो उस पे काम किया हूँ मैं, आरपीए पे काम किया हूँ मैं। लेकिन मेरे को सबसे मज़ा, चाहे आरपीए भी काम करता था जब यूआई पाथ पे काम करता था तब भी, या डॉट नेट पे काम करता था, या डेटाबेस पे भी काम करता था तब भी, तो मैं जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था वो था डेवलपमेंट पार्ट। जब आपको कोई चीज़ दी गई कि ये चीज़ आपको बनाना है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बनाना है, और उसके पीछे जो लॉजिक लगती है ना आपकी, उस टाइम पे जो आपका दिमाग खराब होता है ना कि इसको कैसे अप्रोच क्या होगी, करेक्ट। वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। मैं एज ए स्नोफ्लैक काम करता था, स्नोफ्लैक डेवलपर, स्नोफ्लैक पे काम करता था, रिपोर्ट डेवलप करता था टेबलू की मदद से, स्नोफ्लैक और टेबलू की मदद से। और मैं एज ए डॉट नेट डेवलपर पहले काम कर चुका था, वो भी स्टार्टअप कंपनी में। स्टार्टअप कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीखने को मिलती बिल्कुल, है। बहुत ज़्यादा सीखेंगे, तो मिलती वो चीज़ मैं मिस करने लग गया था कि यार, कि मैं डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। है। तो डेवलपिंग में इतना मज़ा है ना, अगर एक बार आपको डेवलपमेंट की आदत लगी ना, हाँ, आप लाइफ टाइम ये चाहोगे कुछ ना कुछ नया करते बिल्कुल। रहे। तो वही चीज़ें हैं, जैसे इसमें नो कोड लो कोड कही जाती है, बिकॉज यस, हम फंक्शनल पार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने डॉट नेट में काम किया, तो डॉट नेट में जाके आपने फॉर्म को क्रिएट किया। अब उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए साइड बाय साइड बिजनेस को अंडरस्टैंड करानी पड़ेगी, राइट? अब वो सेम चीज जो आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड कराई, बीइंग अ आरपीए डेवलपर, बीइंग आरपीए एक्सपर्ट, मुझे वो समझनी पड़ेगी। पहली चीज कि मुझे ये देखनी होगी कि मेरा टूल आपके टूल के साथ इंटीग्रेट कैसे करेगा। सही तो बात है। मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो आई शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी शुड बी वर्किंग, उनका बिहेवियर कैसा होगा मेरे एप्लीकेशंस के साथ। अगर आप बात करो, जैसे आपने बात की कि आप जब स्नोफ्लेक पे यूज़ कर रहे थे, टैबलू को यूज़ करके सर्विस नाउ को आप डेवलप कर रहे थे।
सर्विस नाउ से रिपोर्ट की पुलिंग आप कर रहे थे, तो उसमें दो तरीके हो रहे थे, बैक एंड फ्रंट एंड आप दोनों कर रहे थे, राइट? तो हमारे पास भी दो ऑप्शंस होते हैं, हम फ्रंट एंड को भी ऑटोमेट कर सकते हैं और बैक एंड को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब हम डेटाबेस के साथ भी प्ले कर सकते हैं, और मतलब जिस तरह की रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे थे वो भी हम जनरेट कर लेंगे, साथ में हम यूआई को भी ऑटोमेट करेंगे। जहां पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, वहां पे हमें डिजिटल असिस्टेंट क्रिएट कर देना है। अब मैं ये एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, कॉलेज में मतलब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ या एज ए फ्रेशर से, उसे आरपीए में अपना करियर शुरू करना है, एक्सप्लोर करना है और सीखना है उसको, तो वो जो स्टार्टिंग्स के 4-5 क्या अप्रोच होने चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं और सबसे पहला सर्टिफिकेशन क्या है, वो आप मैं चाहता हूँ कि उसको तोड़ तोड़ के आप बताओ स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर कोई ये वीडियो देख के डिसाइड करता है कि मुझे आरपीए डेवलपर बनना है, तो उसको एक रोड मैप मिल जाए कि इस पॉइंट से शुरू करना है, यहाँ जाके आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आज गेन कर लेते हो कि आप एज ए आरपीए डेवलपर कहीं पे अप्लाई या इंटरव्यू दे सकते हो। तो उसी तरह अगर हम बात करें ऑटोमेशन एनीवेयर की, तो ऑटोमेशन एनीवेयर यूनिवर्सिटी नाम की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, और या ऑटोमेशन एनीवेयर यूनिवर्सिटी आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करना होता है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आपको कंपनी एक अनलिमिटेड एक्सेस के साथ एक कम्युनिटी एडिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है? जिस कम्युनिटी एडिशन को आप अपने डेवलपमेंट स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट पर्पस यूज कर सकते हो, और उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ की एक विथ अ लिमिटेड थिंग्स अनलिमिटेड एक्सेस होती है, और वो बिल्कुल सेम यूआई होती है, सेम फीचर्स होती है। बस उसमें आपको डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमारे जब आप एंटरप्राइज पे आते हो तो पब्लिक प्राइवेट कोड का मूवमेंट इधर से उधर हो सकता है, वो सिर्फ आप अपने लिए कर पाते हो बिकॉज कंपनी को पैसे भी चाहिए, थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करनी पड़ती है। तो वहीं सेम ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी में आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन है, वो डिपेंड्स कि आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर रोल्स में आते हैं तो इसमें हमारे वैराइटीज ऑफ रोल्स हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरे को, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो फ्रेशर है, उसे रोल्स के बारे में तो अभी पता है नहीं है, हाँ वो या फ्रेशर या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो बिल्कुल। उसे सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसे 5। हाँ, तो आरपीए डेवलपमेंट हम लाइफ साइकिल से बात करते हैं। तो आरपीए में लाइफ साइकिल होता है जैसे इनिशियली कि किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना कि ये प्रोसेस ऑटोमेट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, कैप्चर, उसके लिए हम बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत होती है। नहीं, आप मेरा शायद क्वेश्चन नहीं समझे, मैं कॉलेज गोइंग हाँ, स्टूडेंट हूँ या फ्रेशर मैं हूँ? आपके पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। ओके ओके। तो जैसे क्या होता है कि मैं वही बता रहा हूँ कि आरपीए लाइफ साइकिल कैसे चलती है, और उसके अंतर्गत हम कैसे, हमें कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती चली जाती है, और उसके अंतर्गत मैं बताते जाऊँगा कि सर्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे प्रोसेस का स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आरपीएस साइकिल कैसे चलता है, जस्ट डिफरेंट मॉडल्स हम फॉलो करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो मॉडल आप फॉलो करते हैं सेम स्प्रिंट वाइज मॉडल हम भी फॉलो करते हैं, अजाइल मेथोडोलॉजी जैसे जो बाकी जगह फॉलो होती है, जो पढ़ाई जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सेम हम भी फॉलो अप करते हैं। तो पहले प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन आती है। अगर आपका इंटरेस्ट फंक्शनल पार्ट की तरफ जा रहा है तो यू कैन गो फॉर द बिजनेस एनालिस्ट प्रोसेस। उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट की अलग से सर्टिफिकेशन होती है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी पोर्टल इटसेल्फ। अगर उसमें भी होता है बॉट फाउंडेशन, बॉट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे आप बॉट को डेवलप करोगे, उसके लिए अलग से होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग के तौर पे वीडियोस होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जहाँ पे आपको बताई जाती है कि ये इसके फीचर्स कैसे होते हैं, ये होता क्या है, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वट एवर रोल ही प्लीज, वो उसके लिए मैंडेटरी होता है, इसेंशियल्स होते हैं। तो उसमें आपको बेसिक्स चीज़ें बताई जाती हैं कि ऑटोमेशन एनीवेयर क्या है, या फिर यूआई पाथ में जो उसके अंतर्गत अलग आती है। तो हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो ऑटोमेशन एनीवेयर का इनिशियल टर्मिनोलॉजीज क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कंट्रोल रूम, इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ, कंट्रोल रूम, बॉट एजेंट, या फिर इसके यूआईज कैसे हैं, तो उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें आपको बेसिक लेवल्स के आइडियाज होती है। उसके बाद थोड़ा एडवांस होता है, तो बॉट डेवलपर्स, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो बॉट डेवलपर लेवल की होती है, जिसमें आपको बेसिक्स आइडियाज होती हैं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल उस बॉट डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि आपको ऑल द डिफरेंट कमांड्स जो इसके एसोसिएटेड है, लाइक लूपिंग्स, वेरिएबल्स, या फिर जनरेट रिलेटेड, या फिर सैप ऑटोमेशंस, स्नो, तो ये जितने भी मतलब अराउंड 100+ ऑफ द कमांड्स आर देयर, उनके आपको इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके दी जाती है, सबका अलग अलग, एक्सेल्स, एक्सेल एडवांस, एक्सेल्स बेसिक्स, आउटलुक एक्सेल्स, मतलब एक एक चीज का बाइफर्केशन है हमारे पास, उन सब चीजों की होती है, वो छोटा 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 चंक्स बनता है। उसके बाद ये तो बेसिक हो गई, जिसको लेकर के विदाउट आप जा सकते हो,
कि हाँ आई नो दीज थिंग्स, उसके बाद आपको कम्युनिटी एडिशन पे उन चीज़ों को सीखो और प्रैक्टिस करो विच इज़ फॉर यू। तो ये एक बेसिक हो गई जिसको लेकर के एज अ फ्रेशर आप एंट्री ले सकते हो। अगर यू वांट टू बी मोर सर्टिफाइड इन दैट, तो देयर कम्स द एडवांस सर्टिफिकेशंस इन दैट विच इज़ पेड, विच कम्स अराउंड आई गेस $50 फॉर एन ईयर, जिसका टेन्योर 2 साल का हो गया। पहले अनलिमिटेड होता था, अभी इन्होंने 2 ईयर्स के लिए किया है, विच इज एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में जाने का मतलब होता है कि which is advanced level means like it is valid for 2 years. हाँ वैलिड फॉर 2 ईयर्स, और इसमें आप बता रहे हो कि यू आर राइट फिट फॉर द इंटरप्राइज इंडस्ट्री Okay. दैट वे, क्योंकि आप इसमें बता रहे हो कि जो इसमें कंपोनेंट्स हैं एज अ डेवलपर वो मुझे पता है, मैं रेडी हूँ एडवांस करके, बिल्कुल एकदम, मतलब मैं आऊंगा, मैं डेवलपमेंट के लिए रेडी हूँ, मुझे ये करने की जरूरत नहीं, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, वैसी वाली एडवांस सर्टिफिकेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है लाइक मास्टर्स, कह सकते हो कि ग्रेजुएशन आपने कर लिया एडवांस में, मास्टर्स पे आप जा रहे हो कि उसकी एक एक चीज़ें होती हैं। तो मास्टर सर्टिफिकेशन विच इज $100, 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, वो भी उसकी वैलिडिटी 2 Okay. ईयर्स, दैट वे वी कैन। मतलब जो उसके भी लिए पहले आपको ऑटोमेशन एनीवेयर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जानी होती है, स्टूडेंट पोर्टल पे जाकर के आपको अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होती है, उसमें सर्टेन डिटेल्स मांगी जाती है, उस डिटेल्स को आपको फिल आउट करना होता है, आपको कम्युनिटी एडिशन का एक्सेस मिलता है। राइट नाउ इट इज क्लाउड बेस्ड विच इज एंड यू विल हैव द एक्सेस टू द ऑटोमेशन एनीवेयर पोर्टल, एंड विद द बॉट एजेंट आप अपने लोकल सिस्टम इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हो। ओके। तो एग्जाम का लेवल क्या होता है? एग्जाम का लेवल होता है वही जो नॉर्मल, जैसे जो भी आपको बताई जाएगी, तो जैसे हुआ एक नॉर्मल सा, जैसे आप बॉट डेवलपर की बात करो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ अनलिमिटेड, यू कैन गो फॉर इट। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो इसके लिए हो गया ना, बिगनर्स के लिए। बिजनेस के लिए। हाँ. तो अब एडवांस लेवल पे जब आप जाते हो तो उसमें क्या होता है कि वो जो सारी चीजें एक उनके एक मॉड्यूल डिफाइंड है जो इंपॉर्टेंट, जैसे डेवलपर के बाद जब आप आते हो तो उनके जो स्पेशल कमांड्स हैं लाइक लूपिंग्स हो गई या फिर एक्सेल्स हो गई, एसएपीज हो गई, तो जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या टर्मिनल इमुलेटर्स विच इज फॉर द, इन सारी चीजों को आप ये करते हो उनके बंचेस है, उनको क्लियर करते जाते हो आप वन बाय वन, उनके स्टेजेस है कि अगर फर्स्ट आप क्लियर नहीं करोगे तो सेकंड में आपको जाने नहीं देंगे, और उसमें भी आपको मिड लेवल पे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं विच और इज मुझे लगता है कि ये सही भी है कि आप अगर पहला बिल्कुल बिल्कुल, आपको हर लेवल के बाद एक छोटी सी टेस्ट देनी होती है, और जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल। और ये जो छोटी छोटी टेस्ट होती है जो एडवांस में हम करने जा रहे हैं, ये अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस होती है, आप 2 3 4 बार करके इसको क्लियर कर लो। उसके बाद जब आप फाइनल पहुंचते तो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं विच इज 120 minutes, and which comes with around I guess same 60 or 70 80 questions, around 60 to 80 के बीच में होती है, and you have to secure 80% of the marks, 2 attempts to clear it out। ओके। हाँ, तो इसके लेवल यस, अगर आपने उन चीज़ों को और कंटेंट को अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, ऑब्वियसली आप एडवांस के लिए जा रहे हो तो कम्युनिटी एडिशंस पे जो आपने बेसिक लेवल में सीखी है या जो ट्रेनिंग ली है उनके दिए गए टास्क को जरूर करें, इट विल हेल्प यू हाँ टू क्लियर ऑब्वियसली, दैट मतलब प्रैक्टिस के अगर वाइज। आपको वाकई क्योंकि मिलना है। इसमें जो क्वेश्चंस इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, बट ठीक है, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो जिस पे आप काम करो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और आपको 80% मार्क्स सिक्योर करनी पड़ती है, तब आप एडवांस क्लियर करते हो। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन है आपसे, आपको अपनी लाइफ को लेके, आपके लाइफ को लेके, कि आप उसको अगले 5 साल में कैसे देखते हो? हाँ, अगले 5 साल में तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग इज कमिंग इनटू द पिक्चर। तो आप वो सीखना चाहोगे? मशीन लर्निंग हमें सीखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सी, अगर आपको हमारे फील्ड में रहना है, आईटी में रहना है, हाँ, ये तो मैं कंटिन्यूअस इवन इन एनी फील्ड इवॉल्व होते रहना पड़ता है। तो जैसे अभी चैट जीपीटी आई, हाँ, तो 1 मिनट में ये इन बातों से आपके एग्री करना चाहूँगा, स्पेशली आईटी का जो है ना सक्सेस मंत्र, आपको हर एक 6 महीनों में अपनी टेक्निकल स्किल्स अपडेट करनी अपडेट करनी पड़ेगी। पड़ती है, अगर बिल्कुल। आपको मार्केट के साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, या आप चाहते हो कि मार्केट में आपकी डिमांड बनी रहे, तो नहीं तो कहीं ना कभी आउटडेटेड हो जाए। तो आप देखो ना यार, हर एक 6 महीने पे आप नई टेक्नोलॉजी सुन बिल्कुल, लेते हो, तो वो चीज अपडेट रहना पड़ेगा। चैट और जीपीटी के 3 4 वर्जन आ चुके हाँ, हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप आरपीए डेवलपर हो, ऑटोमेशन एनीवेयर, तो वो भी तो नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा। मैंने स्टार्ट की थी जब, तो मैंने ट्रेनिंग ली थी 9th पे, वर्जन 9। अच्छा। अब वर्जन 9 वाज वेरी इंडिपेंडेंट, इट वाज मतलब उसका ये था। फिर वर्जन 10 आया, 10 में उसमें मेटाबॉट ऐड की गई जिसमें हम डीएलएल को यूज़ कर सकते थे। फिर उसको अपग्रेड की गई, वर्जन 11 आया,
11 में कुछ और फीचर्स ऐड किए गए जिसमें WLM फीचर्स डाले गए। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके A360 आया जिसको क्लाउड बेस्ड बनाया गया और फ्री फ्रॉम एनी मशीन्स रखा गया, उसको कहीं भी एनीवेयर, इसका नाम रखा गया ऑटोमेशन एनीवेयर, A360 360 के तौर पे रखा हाँ गया। हाँ हाँ तो उसमें इवॉल्व हुआ। पहले हमारे पास मेटाबॉट्स होते थे, फिर उसके बाद मेटाबॉट्स को हटा करके उसको साथ में इंटीग्रेट की गई। जैसा मैंने बताया कि को पायलट्स आए, उसमें जेन एआई के इवॉल्वमेंट्स हुए, तो बहुत सारी चीज़ें। ऑर्केस्ट्रेटर सब तो नहीं है ना इसमें? ऑर्केस्ट्रेटर जो आप कहते हो, ऑर्केस्ट्रेटर इज कंट्रोल रूम हियर। यस, ओके अच्छा कंट्रोल रूम इज इक्विवेलेंट टू ऑर्केस्ट्रेटर हियर। और जो आपका बेसिक वहाँ पे यूआई होता है जिसपे आप ऑटोमेट करते हो, दैट इज द फीचर्स हियर एज वेल। अच्छा वो हमारा फीचर जब वर्जन 11 तक हम यूज करते थे तो सेम वे था। कंट्रोल रूम इज इंडिपेंडेंट, कंट्रोल रूम इज डिफरेंट एंड वी हैव द डिफरेंट फीचर्स। जैसे यूआई पाथ में ऑर्केस्ट्रेटर होता है जहाँ से बॉट्स को शेड्यूल कर पाते हो, और आपका बेसिक होता है सेटअप्स वेयर यू डेवलप द बॉट्स। तो वर्जन 11 में दैट वेयर द सेम थिंग, और जहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम वर्क्स एज ऑर्केस्ट्रेटर, और हमारा जो यूआई होता था जहाँ पे हम कोडिंग करते थे। अभी जो हमारा ये है, इट इज अ कंप्लीट क्लाउड बेस्ड, जो कि अभी यूआई पाथ में भी आ चुकी है। सेम अच्छा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको क्राउड से इंटरेक्ट करनी होती है। देयर इज नो नीड टू सेट अप अ पर्टिकुलर थिंग। वही चीज़ अभी हो गई है। इसमें एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है ऑर्केस्ट्रेटर या कंट्रोल रूम से इंटरेक्ट करने में, जिसे हम बॉट एजेंट कहते हैं। इट्स अ लाइक वन फ्री लाइट वेट सॉफ्टवेयर जो क्लाउड इंटरेक्शन में आपकी हेल्प करता है। अब बैंगलोर की लाइफ, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ, तो लिविंग इन बैंगलोर। लिविंग इन बैंगलोर, इफ यू गो टू एनी कॉर्नर, एनी कैफे, एनी पब, out of 100, 95 you will find a techie, whether a tester, a developer, मैं a, एग्री करता हूँ रोहित हाँ, भाई आपसे, और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको जो मैंने ऑब्जर्व करा यहाँ आने के बाद। बेंगलोर में जो कल्चर है ना, स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छी है यहाँ पे। बिल्कुल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे स्टार्टअप के बारे में सोचते हुए, बातें करते हुए। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मतलब स्टार्टअप पे काम करते हैं बहुत सारे लोग, नई हाँ, चीजों को क्रिएट बिल्कुल करना चाहते हैं। और यहाँ पे है क्या ना, आसपास आपको माहौल भी उसी तरह के मिलेंगे तो। वो एक प्रोत्साहन दी जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक हमारे एचसीएल के अंतर्गत बहुत प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने आइडियाज को पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वो हर कंपनीज प्रमोट करती हैं। उसके अलावा यस, एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अगर हम अपार्ट फ्रॉम आरपी अगर हम जाते हैं तो कंटेंट एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, लोग इसमें अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो हाँ छोटी छोटी चीज़ें होती है। या फिर आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन एनी प्रोजेक्ट्स, वो अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो दे आर आल्सो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगले 5 साल में आप कैसे देखते हो खुद को, तो ये मैं टेक्नोलॉजी में आपने बता दिया राइट। अब मैं पूछूंगा लाइफ में कैसे देखते हो आप अपने आप को? देखिए, लाइफ के इन टर्म्स अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो मेरा जो ये है, मेरा थॉट प्रोसेस और जो मैं सोचता हूँ, तो आई स्टार्ट विद टेक्नोलॉजी, आई एंड्स विद टेक्नोलॉजी। ठीक है। ओके, लाइफ को भी आप टेक्नोलॉजी देखते बिल्कुल, हो? मेरे दिन की शुरुआत लैपटॉप से होती है और मेरा रात भी लैपटॉप के साथ ही होता है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो चाहे एक क्यूरियोसिटी होती है मुझे हर दिन की, लाइक जैसे कोई भी एप्स होता है, कोई भी ऐप अगर आपने मार्केट में सुना कि वो है, मैं उसको यूज़ करूँ ना करूँ, आई डोंट बॉदर। उसका क्या है, बैड गुड इम्पैक्ट्स हर तरह के होते हैं। अगर मैं सुनता हूँ तो मैं उसको डाउनलोड जरूर करता हूँ, अच्छा और मैं उसके ऊपर एक्सप्लोर आउट करता हूँ कि भाई वो काम कैसे क्या कर रहा है, है वो क्या? कैसे कर रहा है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, और मैं उससे कुछ ले सकता हूँ क्या, बढ़िया। मैं उसको अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ डाल सकता हूँ क्या। तो मेरे लिए मेरा लाइफ मेरा लैपटॉप, और मैं उसी के साथ जीता हूँ। चलो बढ़िया है। और एक एक क्वेश्चन और है आपसे। आपने टेक्नोलॉजी में बात किया राइट, और या आप अपने लाइफ को के बारे में बता सकते हो जहाँ पे भी आपको लगे, जो भी लगे, अप्स एंड डाउन करियर वाइज। ई लर्निंग से, जैसे कहा जाता है लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो जैसे एज अ फ्रेशर्स जो आपने बात की, मेरा मानना है कि एक जगह आपको कोई भी कंपनी हायर करती है, तो जो आप कॉलेज में पढ़ के आते हो उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है, आपको ट्रेन करती है। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक सम पीपल से, कि बहुत सारी एग्जांपल्स ली जाती है कि 6 महीने वहाँ किया, स्टार्टअप्स में 6 महीने किया, फिर ग्रो कर गया। आपको कंपनी की नीड होती है तो एवरीबडी इज रिप्लेसेबल इन दिस हाँ रेंज। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आप
कहीं पे भी जा रहे हो तो यू जस्ट ट्राई टू फोकस फॉर स्टेइंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन फर्स्ट। बिल्कुल, यही माइंडसेट मैं भी रखता हूँ, अगर किसी भी हाँ ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट लेवल होती है वहाँ तक जाऊँ। हाँ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे वो रिजाइन करना पड़ता है। हाँ वो एक अलग चीज़ है। जैसे मेरी लर्निंग्स जो मेरे अप्स एंड डाउन्स हैं करियर्स के, 7 years में आई हैव चेंज्ड अराउंड 4-5 कंपनीज। ओह! मैंने अपने करियर की शुरुआत की 2 साल 3 महीने में रहा, तो मुझे भी लगा कि ऑब्वियसली मुझे ग्रोथ चाहिए। आई वॉज गुड, आई वॉज एट अ वेरी गुड पीक ऑफ माई करियर, आई वॉज हैविंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज विद JKT। लेकिन शायद मुझे अभी भी वो रियलाइज होता है कि अगर मैं वहाँ पे 6 महीने या 9-10 महीने, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा था कि विल गेट द अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला नहीं यार मार्केट्स, मैं भी एक्सप्लोर करने निकला था। और उसके बाद हुआ ऐसा कि वो 2 साल 3 महीने के बाद HCL इज द सेकंड डेस्टिनेशन वेयर आई एम क्रॉसिंग द 3 years। अच्छा, अदर देन दैट आई स्टेड फॉर 6 months, 5 months, 11 months, काफ़ी। और उसके बाद क्या होता है कि आपको आंसर्स देनी पड़ती है, प्लस आपकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज होती है मार्केट में। हाँ, इवन दाउ यू आर टेक्निकली गुड, कंपनीज क्यों इन्वेस्ट करे, आपको क्यों ले। हुँ, आप तो ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी इन डिमांड है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप आ रहे हो, कल हो सकता है 2 महीने मेरे पास रुकोगे और मेरी प्रोजेक्ट जो बीच में चल रही है मझधार में आप छोड़ के निकल जाओगे। हाँ, आपको सिखाया, ट्रेन किया देखिए सब कुछ, और उसके बाद छोड़ के आप चल आप चले निकल गए। जाओगे, तो इसलिए मेरा मानना है। और फिर आपके करियर की ग्रोथ के हिसाब से भी आप थोड़ी सी समझे और निकल गए। ऑब्वियसली हाफ फिल वाटर इट इज। आप इस पॉइंट से देखो ना, आप एम्प्लॉयर हो, आप एक एम्प्लॉयर रखोगे तो आप यही सोचोगे कि ये लॉयल बंदा रहे, टिकने वाला रहे, टिकने ना वाला कि रहे। हर एक 10 दिन में काम छोड़ के चला जाए, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उसके आपको बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको मैनेजर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे सपोर्ट मिलता है, दे गिव यू अपॉर्चुनिटीज। हाँ, हर कंपनी आपको अपग्रेड करने का हर लेवल पे एक हर टाइम पे 3 months 2 months या फिर हर कंपनीज में डिफाइंड होते हैं कोर्स शेड्यूल मॉड्यूल, जो आपको अपग्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो उसके हिसाब से अगर आप 3 से 4 साल एक कंपनी में दे रहे हो तो यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटीज इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग अ लॉट। आप देख लो एग्जांपल के तौर पे, जो हम बेस्ट एग्जांपल्स ले सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के जो CEOs हैं, Satya Nadella's and all, they have spent 20 years 22 years, so they are not fool, right? So that is what my learning। so मेरा जो सबसे डाउनफॉल मैं अपने करियर का मानता हूँ कि जब मैंने JKT छोड़ा, दैट वाज वेरी डाउनफॉल फॉर मी। मुझे वो चीज़ मैं ढूंढ रहा, कहीं ना कहीं JKT वाज वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी, जो मेरे मैनेजर्स ने मुझे ट्रेन किया या जो मैं ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर मैं वर्क्स ढूंढता था, वो चीज़ें ढूंढने लगा और मैं स्टेबल नहीं हो पाया। फिर मुझे HCL में आई गॉट द गुड अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने ये चीज़ किया कि नो, यहाँ पे चाहे जो हो जाए आई हैव टू स्टे लॉन्गर। और आई आपको उसका बेनिफिट भी मिला। बिल्कुल बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, वैराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, वैरायटी ऑफ पीपल टू मीट एंड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, लर्निंग्स, एवरीथिंग। या आप एचसीएल के थ्रू मेक्सिको गए थे, राइट? बिल्कुल, हाँ, मेक्सिको भी गया था और वहाँ से आगे भी जाने वाला था। हाँ, तो मैं ये पूछूंगा, आई थिंक आप पहली बार गए थे मेक्सिको, राइट? बिल्कुल, और कोई बाहर, इंडिया से बाहर भी पहली इंडिया बार गए इंडिया थे के बाहर पहली बार गया और मेक्सिको गए थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको था। मेक्सिको में? वंडरफुल, मैक्सिको, आई आई लव द वहाँ प्लेस। लोग स्पेनिश बोलते हैं, राइट? स्पेनिश स्पेनिश बोलते थे बोलते हाँ, हैं। बट पीपुल, मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई वाज वेरी मच एबल टू कोरिलेट द इंडियन कल्चर एंड द मैक्सिकन कल्चर। जैसे कि मतलब हमारे खाने की वैरायटीज मतलब देयर, वहाँ पे वो टॉर्टियाज यूज करते हैं, हम रोटी यूज करते हैं। अच्छा, कल्चरल वाइज उनके थोड़े से फैमिली वैल्यूज होते हैं, जो फैमिली वैल्यूज से रिलेटेड टर्म्स को यूज करते हैं। इवन दाउ दे आर वेस्टर्न इन देयर थॉट प्रोसेस, बट कहीं ना कहीं उनके रूट्स जो होते हैं वो एक डीप रूटेड होते हैं, जैसे हाँ, हमारे एक रूट्स बात हैं। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैं जान पाया हूँ जितना, जैसे हम लोग यहाँ दिवाली मनाते हैं ना, बिल्कुल कि फैमिली के साथ ही बिल्कुल मनेगी बिल्कुल दिवाली, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। उसी तरह वहाँ पे लोग ये क्रिसमस मनाते हैं कि ये क्रिसमस हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे वो क्रिसमस हो गया या फिर न्यू ईयर हो गया, ये हर जगह एक अलग अलग एक अपना कंसेप्ट है, बट ये तो एक फेस्टिवल इन टर्म्स हो गई। डे टू डे एक्टिविटीज में भी अच्छा, उनके कहीं ना कहीं कल्चर एक रूटेड है। दे हैव द वेस्टर्न थॉट्स along with the roots and the values, they want to stay with the family connections, they are ये like that। बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। I have the friends there, हाँ, they have a very आजकल good ये connections। इंडिया में थोड़ा-सा ये जो नई जनरेशन है या हमारी जनरेशन है, हम्म, वहाँ पे कहीं न कहीं देखते हैं कि सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजकल शादियों में कई बार ये होती है कि मुझे न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, ये
ऐसी कुछ बातें होती है। हाँ, वो एक डिपेंड करता ये है। बाहर से ही हाँ, आ रही है। हाँ। इन टर्म्स की रूट वैल्यूज की मैं उस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, चाहे वो इंडिया हो या मैक्सिको हो। एवरीबॉडी हैज आर लिबरल टू हैव द हाँ राइट्स। हाँ बिल्कुल, बट वो एक रूट जो एग्री है, करता हूँ। मतलब जो हम एक फील आउट करते हैं कि हमारा एक रूट होता है, वो रूट कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्टफुल होता है। मतलब एक छोटे से छोटे चीज मैं जो ऑब्जर्व कर पाया कि एक छोटे से बच्चे को भी उनका एक छोटे से छोटे चीज की इंफॉर्मेशन होती है। दैट हाँ, इज क्वाइट हैप्पी। सही बात है। चलो यही, थैंक यू, यही था हमारा पॉडकास्ट पहला। थैंक यू। और मैं आगे भी आपसे बात करना चाहूँगा, दूसरा एपिसोड करेंगे हम, तब हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। आज हमने आरपीए टेक्नोलॉजी पे बात की, डेफिनेटली। अगली बार मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स पे हम बात कर सकते हैं या हिस्ट्री पे बातें कर सकते बिल्कुल हैं, कर है सकते ना? हैं, हाँ। सो थैंक यू, थैंक यू शो वेरी का मच। हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ओह थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें।